एपिसोड 15। दावर ने मुख्तसर लफ्जों में अब तक की कहानी सुना दी। ये हुई ना बात। रघुनाथ ने जोश में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उस हरामजादे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुम लोग वाकई बहुत जियाले हो। इस पूनम में उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम दोनों ने उसके छक्के छुड़ा दिए। मैं तुम दोनों से इतना खुश हूं कि इस 1 करोड़ में से तुम्हें भी देने को तैयार हूं। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त। शेर अपना शिकार खुद ही तलाश करता है। हमें तुम्हारी रकम नहीं चाहिए। दावर ने बुरा सा मुंह बनाया। तो फिर तुम दोनों हमारी तंजीम में शामिल हो जाओ। रघुनाथ ने पेशकश की। वाह भाई वाह, तुम साला भी किसी शेख चिल्ली से कम मालूम नहीं होता। तुम खुद तो इधर फंसेला है और अपन लोग को अपनी तंजीम में शामिल कर रहा है। खामोश रहो अब्दुल। दावर ने उसे घूर कर देखा, फिर रघुनाथ से बोला, मुझे अंदाजा है कि तुमने ये बात किस बुनियाद पर कही है। तुम यकीनन अपनी तंजीम में अपनी हैसियत दोबारा हासिल कर लोगे। हो सकता है कि तुम्हारे वफादार तुम्हारा साथ दे जाएं, लेकिन मैं तुम्हें अभी इस मकान से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। वो क्यों? तुम मुझे क्यों रोकोगे? तुम्हारे फायदे के लिए। इस समय करमचंद जख्मी रीछ की तरह बिफरा हुआ है। मैंने उस पर कारी जरबे लगाई हैं। हो सकता है कि तुम जोश में आकर किसी ऐसे आदमी को अपने साथ मिला लो जो तुमसे तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ हो जाए। इस दुनिया में दौलत रिश्ते तक बदल दिया करती है, इसलिए तुम्हें जो कुछ करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। करमचंद का तख्ता उलटने के लिए तुम्हें बहुत सोच समझकर साथियों का इंतखाब करना होगा। इसके अलावा करमचंद से इस वक्त मेरी जंग छिड़ी हुई है और मैं इस जंग में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता। ये जंग मैंने शुरू की है और इसे मैं ही खत्म करूंगा। रघुनाथ सोच में पड़ गया। फिर वो उठकर कमरे में टहलने लगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। तुम जिस वक्त कहोगे मैं उसी समय अपनी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। रघुनाथ रात गुजारने के लिए दोबारा तहखाने में चला गया। उसके जाने के बाद दावर और अब्दुल ने लूटी हुई रकम की गिनती शुरू कर दी। दोनों जगहों से उन्होंने 16,000 रुपए हासिल कर लिए थे। एक रात की जद्दोजहद में इतनी रकम कम नहीं थी। गिनती के बाद दावर ने नोटों को सफरी थैले में ठूंस लिया। वो अपनी कार्रवाई से बहुत मुतमईन मालूम होता था। पब्लिक तो बेवकूफ है बॉस। साला बोलता है कि लूट मार में कुछ नहीं रखा। ये तो कोई अपन के मन से पूछे कि इसमें क्या रखा है। साला अपन 1 साल तक भी उस फोकट दास के दफ्तर में रहता ना, तो इतनी रकम नहीं बना सकता था। हमारी आज रात की मुहिम खत्म नहीं हुई अब्दुल। हमें आज रात एक और कार्रवाई करनी है। पर बॉस, अब तो अपन को नींद आ रही है। अपन एक ही रात में लखपति तो नहीं हो सकता ना। कुछ कल के लिए भी रहने दो। तुम बेवकूफ हो, मैं नहीं। मैं सब कुछ रकम हासिल करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसका मकसद करमचंद को दहशत ज्यादा करना है। समझे? समझ गया बॉस। अपन साला तुम्हारी बात नहीं समझेगा तो किसकी समझेगा? परंतु बॉस, इस साले रघुनाथ का क्या बनेगा? इसका क्या करना है? करना क्या है? इससे कई काम लिए जा सकते हैं। वो एक बासर आदमी है। वो करमचंद की दीवार में रखना डाल सकता है, लेकिन हम लोग इसे अभी नहीं बल्कि मुनासिब समय पर इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हम लोगों के पास हौसला मौजूद है। हम उसकी सहायता के बगैर भी करमचंद को परेशान कर सकते हैं। सालक तो तुम्हारा लेक्चर ना अपन के मसक में नहीं आता। अब सीधा सीधा बोलो, करना क्या है? करमचंद का खास आदमी बाकी रह गया है, यानी प्रकाश मेहरा, जो उसका अकाउंटेंट भी है, लेकिन उसने शहर से दूर एक जुआखाना भी खोल रखा है। उसके जुआखाने में रात 12 बजे से रौनक शुरू होती है और सुबह तक जारी रहती है। हमारा तीसरा छापा उसी जुआखाने पर होगा। वहां तक जाने के लिए हम कोई गाड़ी चोरी कर लेंगे। अपन ने आखा जिंदगानी सिवाय चोरी के और काम ही कौन सा किया? कभी तो अपन को ये बता दो कि गाड़ी खरीदनी भी है। जब बोलोगे साला चोरी की बात ही बोलोगे, जैसे अपन साला पैदा इसी काम के लिए हो। अच्छा, चुप रहो। तुम हर वक्त बेतुकी बातें बोलते रहते हो। चलो, हम मोमबत्ती बुझाओ और यहाँ से चल दो। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। सुबह होने वाली है, या सुबह होने से पहले पहले ये तीसरा काम भी हमें खत्म कर लेना है। अब्दुल ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। कमरे में अंधेरा छा गया। वो लोग अंधेरे में उस मकान से बाहर आ गए। उन्होंने अपने सफरी बैग उसी कमरे में छोड़ दिए थे। इसके अलावा उन्हें रघुनाथ की तरफ से भी इत्मीनान था। वो जानते थे कि वो कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा। उस वक्त 4 बज रहे थे। पूना की हवा में खुनकी रची थी। अब्दुल ने दोनों हाथ पैंट की जेबों में ठूंस रखे थे। दावर ने सिगरेट सुलगा ली थी। इस मकान से निकलकर वो एक तरफ चल दिए। उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो बदनसीब गाड़ी उस वक्त कहाँ पर खड़ी होगी जिसकी उन्हें चोरी करनी थी। इस रोड पर उस वक्त हुक्का आलम था। अलबत्ता कभी कभार कोई कुत्ता भौंकता और वो रात वो उनके सामने से गुजर जाता। उन्होंने सबसे पहले उस रोड पर बने हुए मकानों का जायजा लेना शुरू कर दिया। उस इलाके में अच्छे बड़े बड़े मकानात बने थे और हर मकान अहाता भी रखता था, लेकिन अहाते के अंदर झांकने से ये पता चल रहा था कि किसी मकान में भी कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। एक मकान के अहाते में पुरानी फिएट दिखाई भी दी तो उस मकान के बैरूनी गेट पर मोटा सा ताला पड़ा था।
दावर ने उस ताले को खोलने के इरादे से हिला चुला कर देखा, फिर कुछ सोचकर उस मकान से आगे बढ़ गया। उसी रोड पर सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स ने सड़क पर उजाला कर दिया था। दोनों ठिठक कर रुक गए। गाड़ी की रफ्तार खासी तेज थी। वो उनके करीब से गुजरती चली गई। फिर कुछ आगे जाकर उसके पहिए चरचराए और वो रुक गई। दावर ने अपने दांत भींच लिए। उसने जेब में रखे पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। गाड़ी रोकने वालों ने उन दोनों को देखकर ही गाड़ी रोकी होगी। फिर वो गाड़ी रिवर्स में चलती हुई उनके करीब आ गई और उस वक्त दावर ने पहचान लिया। वो पुलिस वालों की गाड़ी थी, जिसके अंदर 2 पुलिस वाले बैठे थे। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आ रहे हो उस समय? गाड़ी चलाने वाले ने खिड़की से सर निकालते हुए कहा। दावर ने एक नजर भरकर उस पुलिस वाले की तरफ देखा। वो कोई सब इंस्पेक्टर मालूम होता था, जबकि उसके बराबर वाला अपने ओहदे के लिहाज से हवलदार था। उन दोनों को देखकर दावर की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से परेशान हाल लहजे में कहा, हुजूर, हम लोग थाने की तरफ जा रहे हैं। बड़ा अन्याय हो गया हमारे साथ। अब्दुल ने हैरत से दावर को देखा, फिर अपने होंठ भींच लिए। वो समझ गया था कि दावर ने कोई ड्रामा शुरू कर दिया है। क्या आफत आन पड़ी तुम लोगों पर? कहाँ रहते हो तुम लोग? हम लोग नजदीकी रहते हैं सरकार। 2 आदमी हमारे घर में घुस आए हैं। बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर निकले हैं। कौन 2 आदमी? कहाँ से आए हैं वो लोग? क्या चाहते हैं? हमें क्या मालूम सरकार, हम तो बस घर से भाग लिए और हमारे घर की जनानियां बाहर गई हुई हैं, इसलिए कोई ज्यादा खटका नहीं है। फिर भी डर तो लगी रहे ना, कहीं ये वही दोनों ना हो। बराबर की सीट पर बैठे हवलदार ने कहा, हो सकता है। इंस्पेक्टर ने गर्दन हिला दी, फिर दावर की तरफ देखा। चलो बैठो तुम लोग, घर बताओ अपना। दावर और अब्दुल जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गए। दावर से यह हरकत बस यूं ही सरजद हो गई थी, वरना वो इस किस्म की बहाने तराशने का आदी नहीं था। लेकिन उस वक्त उसकी यह हरकत उसके काम आ गई। पुलिस वालों ने किसी 2 आदमियों का हवाला दिया था। इसका मतलब यह था कि करमचंद ने उनकी तलाश में पुलिस वालों को भी मुकर्रर कर दिया था। इससे ये बात भी जाहिर होती थी कि करमचंद का अमल दखल पुलिस के महकमे में भी था। सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो दोनों बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे थे। हाँ बताओ, कहाँ है तुम्हारा मकान? बस इसी रोड पर चले चलिए सरकार, आगे चलकर एक गली आएगी, उसके बाद ही। इतना कहकर उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर सब इंस्पेक्टर की कनपट्टी पर रख दिया। यही हरकत अब्दुल ने हवलदार के साथ की। बस अब खामोशी से चलाते रहो गाड़ी, वरना मुझे सर में सुराख बनाने में ज्यादा देरी नहीं लगती। ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। उसके गड़बड़ाने की वजह से गाड़ी बहकने लगी। गाड़ी को संभालो और सीधे चलते रहो, समझे? बहुत देरी के बाद ही मारा मारी का टाइम आएगा उस्ताद। अपन को बोलो तो अपन थोड़ा सा हाथ पैरों में गोली उतार दे इसके। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये दोनों शरीफ मालूम होते हैं। हाँ तो तुम लोग किसको तलाश करने के लिए निकले हो? तो किसी को नहीं। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। उसने अब खुद पर काबू पा लिया था, इसलिए उसका लहजा भी मुतमईन था और उसके हाथ भी पुरसुकून थे। झूठ मत बोलो, तुम लोगों को करमचंद ने 2 आदमियों की तलाश पर भेजा है ना? सब इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेकर रह गया, जबकि हवलदार अपनी सीट पर पहलू बदलने लगा। बताओ, उसी ने तुम्हें भेजा है ना? हाँ, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। हमें उसी ने भेजा है और शायद तुम दोनों वही हो। 16 आने वही हैं। अपन जैसा मुखड़ा आखा हिंदुस्तान में और किसी का नहीं मिलेगा तुमको। तुम साला क्या बोलते हो? टॉर्च लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी नाकाम रहोगे। अपन सारा इसीलिए बंबई का हीरो बनते बनते रह गया। लेकिन वो क्या है ना कि जिंदगानी रहे तो आदमी सब कुछ कर सकता है। अपन की भी जिंदगानी भी बरकरार है। मुझे नहीं मालूम था कि करमचंद हमारी तलाश के लिए तुम जैसे बेवकूफ़ों का इंतखाब करेगा। तुम कैसे पुलिस वाले हो? तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ? खैर मुझे ये बताओ कि मकामी पुलिस में तुम्हारी तरह के और कितने आदमी हैं? तकरीबन 8। लेकिन तुम इस विचार में मत रहना कि तुम हमारी तरह सब पर काबू पालोगे। हमारे साथ धोखा हुआ जिसकी हमें सज़ा भुगतनी होगी। चिंता मत करो, तुम्हें कोई ख़ास सज़ा नहीं दी जाएगी। अलबत्ता तुमसे सिर्फ ये काम लिया जाएगा कि करमचंद को हमारा एक पैगाम पहुंचा देना। कैसा पैगाम? सिर्फ ये कि जब तक हमारी रकम वापस नहीं मिलेगी हम इसी तरह उसकी ज़िंदगी हराम करते रहेंगे। समझ गए? तुम्हें ये पैगाम हर्फ बहर्फ करमचंद तक पहुंचाना है। ठीक है, पहुंचा दूंगा। इस बार हवलदार बोल पड़ा, बस अब गाड़ी रोक दो। सब इंस्पेक्टर ने जल्दी से ब्रेक पर पांव रख दिया। तेज रफ्तार गाड़ी एक शोर के साथ रुक गई। गाड़ी के रुकते दावर ने पिस्तौल का दस्ता इंस्पेक्टर के सर पे रसीद कर दिया। उसके हलक से नाकाबिले फहम आवाज़ें निकली और उसकी गर्दन ढलक गई। यही हशर हवलदार का हुआ। चलो इन दोनों को खींचकर एक किनारे पर डाल दो। अब्दुल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ गाड़ी से उतरा और उन दोनों को कॉलर से पकड़कर गाड़ी से नीचे उतार दिया। इस काम से फारिग होकर उसने दावर की तरफ देखा। अपन को जरा भी स्वाद नहीं आया बॉस,
अपन समझा था कि साला जोरदार मारा मारी होगा, लेकिन इधर तो दोनों वैसे ही टुन हो गया। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, इनके साथ बस यही करना था, इन्हें जान से नहीं मारना था। चलो अब आगे बैठ जाओ। अब्दुल ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठ गया, जबकि दावर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट करके एक झटके से आगे बढ़ा दी। रात खत्म होने में अब ज्यादा देर नहीं रह गई थी, लेकिन सड़कें अभी तक सुनसान पड़ी हुई थी। उन दोनों ने पुलिस वालों को भी एक वीरान मकाम पर डाला था। बॉस, नहीं मालूम कि साला प्रकाश मेहरा का जुआ खाना किधर है। मालूम तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये सड़क सीधी उसी के जुआ खाने की तरफ जाती है। अब्दुल ने अपना सर सीट से टिका लिया और आंखें बंद कर ली। दावर बड़ी तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाता रहा। वो उस जुआ खाने को लूटना नहीं चाहता था। उसका मंसूबा कुछ और था, और यह मंसूबा उसी वक्त मुकम्मल हो सकता था जब उस जुआ खाने की इमारत वैसे ही होती जैसी दावर ने सोच रखी थी। और उस जुआ खाने की इमारत वैसी ही थी। वो एक 2 मंजिला इमारत थी, जिसके निचले हिस्से में गाड़ियां खड़ी करने की जगह एक होटल और मुलाजमीन के कमरे बनाए गए थे, जबकि दूसरी मंजिल पर जुआ खाना था। जुआ खाने के बाहर बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई थीं, जो इस बात की दलील थी कि प्रकाश मेहरा का कारोबार बड़े जोरों शोर से चल रहा है। दावर ने गाड़ी कुछ फासले पर रोकी। इस जगह कोई और इमारत नहीं थी, इसलिए उसे यह अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी न हुई कि यह इमारत जुआ खाने की है। पुलिस की उस गाड़ी को जुआ खाने के करीब ले जाने में खतरा था। उसने गाड़ी कच्चे में उतार कर रोकी, और अब वो स्टीयरिंग पर हाथ रखकर जुआ खाने की तरफ देख रहा था। उस वक्त उसकी आंखों में खास चमक थी। अब्दुल, मुझे एक गाड़ी चाहिए। क्या करता है बॉस? अपन के पास साला पुलिस का गाड़ी है तो। नहीं नहीं, हमें वापसी के लिए दूसरी गाड़ी का प्रबंध करना होगा। ये गाड़ी कुछ देर में तबाह होने वाली है। अब्दुल की समझ में कुछ ना आया, फिर भी उसने अपनी गर्दन हिला दी। तुम जाओ और कोई गाड़ी उड़ाकर यहाँ ले आओ। और हाँ, मारा मारी करने की जरूरत नहीं है, अकल से काम लेना। हम यहाँ जुआ खाने को लूटने नहीं आए। तो फिर क्या अपन इसका सिर्फ दीदार करने के लिए आए हैं? ऐसा ही समझ लो। तुम जाओ और गाड़ी हासिल करने से पहले जुआ खाने के किसी आदमी को घेर कर लाओ। उस आदमी को लाने के बाद फिर कोई गाड़ी चोरी कर लेना, पर ये दोनों काम बड़ी होशियारी से करने होंगे। अपन की होशियारी सिर्फ मारा मारी में होती है बस। फिर भी तुम बोलते हो तो करना तो पड़ेगा ही क्या। अपन अभी साला जाता है। अब्दुल गाड़ी से उतरकर झूमता झामता जुआ खाने की तरफ बढ़ गया। दावर को उस किस्म के कामों के लिए अब्दुल पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि अब्दुल बंद गाड़ियों को भी खोलने का तजुर्बा रखता है। अब्दुल की वापसी बहुत जल्द हुई, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक आदमी भी था। यह आदमी मामूली लिबास में मलबूस था, और अपने हुलिये से भी कोई गरीब आदमी ही मालूम होता था। उसने अपने हाथ में थैला उठा रखा था, जिसमें कुछ भरा हुआ था। अपन को यही मिला है बॉस, अपन इसी को फांस कर इधर ले आया। दावर ने महसूस किया कि गाड़ी के पास आकर और दावर को देखकर वो आदमी कुछ बेचैन सा हो गया था। कौन हो तुम? दावर ने अपना लहजा नर्म रखा। हम बहुत गरीब आदमी माई बाप। हम इधर साहब लोगों को दुआएं देता है, और साहब लोग जब जुए में जीत जाता है तो हमको कुछ बख्शीश दे देता है। इस तरह 2 समय के रोटी पानी का आसरा हो जाता है माई बाप। दावर ने गहरी सांस लेकर गुस्से से अब्दुल की तरफ देखा, जो जुआ खाने के किसी मुलाजिम के बजाय एक भिखारी को अपने साथ लाया था। अब अपन भी क्या करता बॉस, जल्दी में यही मिल सका। बाहर बैठेला था, अपन इसी को उठा कर ले आया। अब्दुल गड़बड़ा कर बोला, ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। दावर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम इस जुआ खाने के मालिक से वाकिफ हो? अपन गरीब आदमी माई बाप, हमारी क्या हस्ती, क्या हम उनसे वाकिफ हो? अलबत्ता आते जाते देखा है, पहचानता हूं मैं उनको। ठीक है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुमसे काम लेंगे और इस काम का तुम्हें माकूल मुआवजा दिया जाएगा। वो आदमी झिझक कर एक कदम पीछे हट गया। दावर की बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। वो बहुत बुरी तरह घबराया हुआ मालूम हो रहा था। बैठ जाओ, बॉस बैठने को बोला है तो बैठ जाओ। अगर इसका मगज फिर गेला ना तो आखा जिंदगी खड़ा रहोगे। उस आदमी का खौफ और बढ़ गया। उसने चारों तरफ इस अंदाज से देखा जैसे अपने फरार की राह तलाश कर रहा हो। फिर दावर के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। उसने अपना थैला अपनी गोद में रख लिया। अब्दुल, अब जाकर कोई गाड़ी लेकर आओ, लेकिन जल्दी, सुबह होने वाली है। यस बॉस। अब्दुल के जाने के बाद उस आदमी ने दावर से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शायद उसके चेहरे के तासुरात देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। दावर ने उसकी तरफ से ध्यान हटा लिया। उसकी निगाहें दोबारा जुआ खाने की तरफ लग गई थी। अब्दुल की वापसी इस बार भी बहुत जल्दी हुई। वो अपने साथ एक गाड़ी भी लेता आया था। यह हिंदुस्तान में ही बनी हुई गाड़ी थी, लेकिन नई मालूम होती थी। अब्दुल ने गाड़ी पुलिस गाड़ी के करीब लाकर खड़ी की और खुद गाड़ी से उतरकर दावर के पास आ गया। अब अपन के लिए क्या हुक्म है बॉस? अभी बोलो तो साला इस जुआ खाने को भी उठा लाए। अब तुम इस गाड़ी में से कुछ पेट्रोल निकालकर किसी डब्बे में भरो और जुआ खाने की दीवार पर छिड़क दो। माँ कसम, अपन साला कुछ नहीं समझ सका। ऐसा लगता है
जैसे तुमको आज किसी फिल्म का स्टोरी लिखने का है। बॉस, तुम साफ साफ बोलते क्यों नहीं? जो कह रहा हूँ वही करो, हमारे पास बहुत कम समय रह गया, सुबह होने वाली है। दावर गुर्राया। अब्दुल ने पेट्रोल निकालने के लिए पाइप और डब्बे की तलाश शुरू कर दी। इस काम के दौरान वो बड़बड़ाता भी जा रहा था। बिलाखिर उसने दोनों चीजें तलाश कर ही ली। ये दोनों चीजें उसी गाड़ी से मिली थी जिसे वो चुरा कर लाया था। उसने पाइप का एक सिरा पुलिस टंकी गाड़ी की टंकी में डाला और फूंक मारकर दूसरा सिरा डब्बे में डाल दिया। टंकी से पेट्रोल निकल निकल कर डब्बे में जमा होने लगा। कुछ ही देर बाद वो डब्बा पेट्रोल से भर गया। अब अपन को क्या करने का है बॉस? अब क्या अपन ये सारा पेट्रोल पी ले? नहीं, सामने वाली दीवार पर छिड़क कर आओ। अब्दुल ने पेट्रोल छिड़क लेने के बाद वो पाइप और डब्बा दीवार के पास ही फेंक दिए। अब तुम इसको लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ। जाओ, जाकर उस गाड़ी में बैठो। हमको जाने दे सरकार, हम गरीब आदमी हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब्दुल ने उसका बाजू पकड़कर उसे दूसरी गाड़ी में बिठा दिया। वो खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। वो आदमी इतना खौफजदा और बौखलाया हुआ था कि उससे किसी किस्म की जरूरत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। अब जो काम करना था वो दावर को करना था। उसका इरादा जुआ खाने को लूटने का नहीं था, बल्कि वो इस जुआ खाने को तबाह करना चाहता था, और वो भी इस अंदाज से कि जानों का ज़िया ना हो। उसे उम्मीद थी कि अब्दुल जिस आदमी को पकड़ कर लाया था वो प्रकाश मेहरा को दिया हुआ पैगाम जरूर पहुंचा देगा। दावर गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास आ गया जो अब्दुल के बराबर में बैठा खिखियाया जा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? रामदयाल सरकार, बहुत गरीब आदमी हूँ। रामदयाल, ये रख लो। दावर ने जेब से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो नोट लेने में हिचकिचाने लगा। घबराओ मत, ये रख लो, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। रामदयाल ने कांपते हाथों से दावर के दिए हुए नोट ले लिए। और अब तुम्हें इस रकम के एवज हमारा एक पैगाम इस जुआ खाने के मालिक तक पहुंचाना है, समझ गए? जी सरकार, समझ गया, आप जो कहेंगे बता दूंगा। उससे कहना कि वो अपने आका करमचंद से कह दे कि उसने हमारी रकम नहीं दी तो मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसे तबाह कर दूंगा। अब्दुल, तुम रामदयाल को ये पैगाम याद दिलाते रहो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। दावर उस गाड़ी के पास से हटकर पुलिस गाड़ी के पास आया। उसने गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। उसकी निगाहें जुआ खाने की उस दीवार की तरफ लगी थी जिस पर अब्दुल ने कुछ देर पहले पेट्रोल छिड़का था। उसने ब्रेक पर से अपना पैर हटाया, एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी पूरी रफ्तार से उस दीवार की तरफ दौड़ पड़ी। फासला लम्हा ब लम्हा कम होता जा रहा था। दीवार के करीब पहुंचकर दावर ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और अचानक बाहर छलांग लगा दी। वो कच्ची जमीन में कुछ दूर तक लुढ़कता चला गया। गाड़ी रॉकेट किसी रफ्तार से दीवार के पास आई और एक धमाके के साथ दीवार से टकरा गई। दावर को लुढ़कते देखकर अब्दुल ने उसकी तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले दावर उठ खड़ा हुआ। गाड़ी दीवार के साथ टकराते ही दीवार एक तरफ बैठ गई और इसके साथ ही दीवार पर छिड़के हुए पेट्रोल ने आग पकड़ ली। दावर का काम खत्म हो गया था। उसने अब्दुल का हाथ पकड़ा और दूसरी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। दूसरी गाड़ी के पास आकर वो दोनों ठिठक कर रुक गए। रामदयाल मौका पाकर उस गाड़ी से भाग निकला था। ये साला तो उड़नछू हो गया बॉस। जाने दो उसको, हमने अपना काम खत्म कर लिया है। फिर वो दोनों भी गाड़ी में बैठे। उसका रुख तब्दील किया और वो गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ शहर की तरफ दौड़ पड़ी। उनके अकब में जलता हुआ जुआ खाना रह गया था। जुआ खाने में घिरे हुए लोगों की चीखें थीं जो बहुत दूर तक सुनाई दे रही थीं। वो इमारत अगरचे खस्ता हाल थी, लेकिन उसके अंदर बना हुआ दफ्तर बहुत शानदार और वसी था। इस शहर में इस किस्म के कई दफातर थे जिन्हें वो मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल करता था। ये दफ्तर हंगामी नौयत की मीटिंगों में काम आया करता था। इस वक्त भी वहाँ एक हंगामी नौयत की मीटिंग हो रही थी और इसमें करमचंद के अलावा उसके काबिल एतमाद साथी मौजूद थे। प्रकाश मेहरा, आनंद लाल, मनोहर लाल सभी मौजूद थे। दरवाजे पर सेंटू दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था, जबकि एक तरफ वो दो पुलिस वाले भी बैठे थे जिनसे गुज़िश्ता रात न सिर्फ उनकी गाड़ी छीन ली गई थी बल्कि उन्हें बेहोश करके गाड़ी से नीचे भी फेंक दिया गया था। उन तमाम लोगों में सबसे खस्ता हालत उन्हीं की हो रही थी। वो दोनों बहुत बुरी तरह खौफजदा थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे और वर्दियां बुरी तरह शिकस्ता हो रही थी। करमचंद उस कमरे में इस बेताबी से टहल रहा था जैसे वो इस तरह अपने आसाब को टूटने से बचाना चाह रहा हो। उसके चेहरे पर गुस्से की कैफियत भी थी और वो कुछ खौफजदा भी दिखाई दे रहा था, जबकि उसके तमाम साथी उसकी तरफ दस्तीदा निगाहों से देखते, फिर अपनी गर्दनें झुका लेते। समझ में नहीं आता कि वो आदमी है या बला। करमचंद ने कमरे के दरमियान में रुककर कहा, आप उसकी तरफ से ज्यादा परेशान ना हो बॉस, हमने चारों तरफ अपने आदमी फैला दिए। मनोहर लाल जल्दी से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? उसने एक ही रात में इतनी तबाही मचा दी, मेरे 2 अड्डे लूट लिए, जुआ खाने में आग लगा दी, मुझे खुल्लम खुल्ला धमकियां दी, और तुम कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूं? ये इतना आसान नहीं है गिरधारी।
उसने कोने में बैठे एक आदमी की तरफ देखा जिसकी घनी मूछें उसके चेहरे पर बहुत भली लग रही थी। तुमने क्या मालूमात की? हमने ये पता चला है बॉस कि उस आदमी ने किसी मकामी बंदे को अपने साथ शामिल नहीं किया है। उसके साथ एक आदमी और भी है, वो भी बम्बई ही से उसके साथ आया होगा, क्योंकि वो भी मकामी नहीं है। बस यही दोनों मिलकर हंगामा बर्पा किए हुए हैं। हमारे आदमियों ने होटलों की भी छानबीन की है। कल शाम तक वो दोनों एक होटल में ठहरे थे, लेकिन शाम के बाद कहीं और चले गए। हमारे आदमियों ने समझ लें कि उनकी तलाश में पूरा शहर छान मारा, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि वो दोनों हैं कहाँ। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस शहर में कोई मकान हासिल कर लिया है। सबसे ज्यादा परेशानी तो हमारे साथ हुई है, हमारी तो गाड़ी भी तबाह हो गई। सब इंस्पेक्टर बोल पड़ा। तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए था। करमचंद उस पर टूट पड़ा। तुम कैसे पुलिस वाले हो? तुम में जरा भी बुद्धि नहीं है। वो दोनों तुम्हारे सामने आए, तुम्हारी गाड़ी में बैठे, तुम्हें कहानी सुनाई और तुम्हें उस पर विश्वास हो गया। फिर हुआ क्या? वो दोनों तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी गाड़ी ले उड़े, और वो गाड़ी भी तुम्हारी नहीं बल्कि पुलिस की थी। समझ में नहीं आता कि तुम अपने महकमे को जवाब क्या दोगे। हम इसीलिए तो परेशान हैं सरकार। हमें तो सुबह ही होश आया था, होश में आते हम सीधे यहीं चले आए। अपने महकमे वालों के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही, जवाबदेही भी मुश्किल हो गई है। और इसकी हिम्मत तो देखो, उसने हर एक के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया है। करमचंद बोला। क्या किसी तरह उस शख्स का पुराना रिकॉर्ड नहीं मिल सकता? प्रकाश मेहरा ने पूछा। पुराना रिकॉर्ड? करमचंद सोच में पड़ गया। शायद उस शख्स ने मुझे बंसी लाल का हवाला दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं उसके बारे में कुछ मालूम करना चाहूँ तो बंसी लाल से मालूम कर सकता हूँ। मनोहर, तुम जरा बंसी का नंबर तो मिलाओ। कौन बंसी लाल? वही बूढ़ा शेर बॉस? हाँ हाँ वही। वो शायद इस दावर को जानता होगा, दावर ने इसीलिए उसका हवाला दिया था। मनोहर ने मेज पर रखे फोन पर बंसीलाल का नंबर मिलाया और रिसीवर करमचंद की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, मुझे बंसीलाल से बात करनी है। बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से बूढ़े बंसीलाल की गुर्राई आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज अभी तक जवान थी। कौन हो तुम? मैं करमचंद हूँ, तुम्हारी दुनिया का बासी। ओह करमचंद, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम कौन हो। क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? बंसीलाल, मैं तुमसे बंबई के दावर नामी एक आदमी के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। दावर? ये दावर तुम्हें कहाँ से मिल गया? वो आजकल पूना आया हुआ है और उसका ये कहना है कि मैंने उसके 2 लाख रुपए लिए हैं। क्या तुमने उसके रुपए नहीं लिए? नहीं, मैंने नहीं लिए। अगर तुमने नहीं भी लिए हैं और उसका ये कहना है कि वो रकम तुम्हें अदा करनी है, तो बेहतर यही है कि वो रकम उसे अदा कर दो। क्या कह रहे हो बंसीलाल? क्या तुम मुझे उससे खौफजदा करना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ। अगर वो कहता है कि रकम दे दो तो दे दो, वरना तुम्हारी जान छूटनी मुश्किल हो जाएगी। मैं उसे एक पाई नहीं दूंगा। ये शहर मेरा है, मैंने यहाँ बड़ी मुश्किलों से अपनी हुकूमत कायम की है। मैं उस दावर के रोप और उसकी धमकी में नहीं आऊँगा। उस शख्स ने एक रात में मेरा अच्छा खासा नुकसान कर दिया है, लेकिन इसका बदला उससे लिया जाएगा। मैं उसे उसके बिल से निकाल कर मारूंगा। तुम ये खबर सुन लेना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मर्जी है तुम्हारी, मैंने तो तुम्हें नेक मशवरा दिया था। ये कहकर बंसीलाल ने रिसीवर रख दिया। करमचंद ने भी रिसीवर रख दिया था। उसने बंसीलाल की बात मानने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन बंसीलाल की बात ने उसे उलझा भी दिया था। बंसीलाल जैसा दिलेर आदमी भी दावर से खौफजदा मालूम होता था। न जाने इसमें कौन सी कहानी पोशीदा थी, लेकिन जो कुछ भी था उससे जाहिर यह हो रहा था कि बंसीलाल को भी दावर का तजुर्बा हो चुका है। करमचंद के लिए एक उलझन की बात यह थी कि रकम उसने नहीं ली थी। इस रकम पर किसी और ने हाथ साफ कर दिया था और दावर अब इस बुनियाद पर उसके पीछे पड़ गया था। उसने एक रात में करमचंद का अच्छा खासा नुकसान कर दिया था। करमचंद ने बड़ी मुश्किलों से इस शहर में अपने पांव जमाए थे और वो इस किस्म के इख्तलाफात मोल लेने के हक में नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ दावर के खिलाफ भरा हुआ भी था। कमरे में सभी लोग उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। करमचंद ने अभी अभी बंसीलाल से गुफ्तगू खत्म की थी, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो करमचंद से सवाल कर सके। फिर अचानक फोन की घंटी बजी। सभी चौंक पड़े। प्रकाश मेहरा ने रिसीवर उठाकर कुछ सुना, फिर जल्दी से रिसीवर करमचंद की तरफ बढ़ा दिया। उसका हाथ लरज रहा था। करमचंद ने रिसीवर अपने कान से लगाया, फिर ऐसे उछल पड़ा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। दूसरी तरफ दावर था। तुम्हें यहाँ का फोन नंबर कैसे मालूम हुआ? करमचंद ने हैरत और खौफ से पूछा। तुम्हारे घर से। अब काम की बात करो, क्या सोचा तुमने? मेरी रकम वापस कर रहे हो? सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरी रकम वापस कर रहे हो या नहीं? मैं इसी सिलसिले में तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम बस मुझसे मिल लो, ये मुलाकात बहुत ज़रूरी है। मेरी बात मान जाओ।
ठीक है, मैं आधे घंटे बाद तुम्हें सोचकर बता दूंगा और तुम इसी फोन नंबर पर मिलना, दावर ने कहा। करमचंद के दफ्तर की इमारत से कुछ फासले पर एक छोटा सा होटल था। इस वक्त उस होटल के सामने दो पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक श्याम था और दूसरा राजेंद्र। श्याम बात बात पर भड़क उठने वाला आदमी था, जबकि राजेंद्र ठंडे मिजाज का था। उन दोनों को गुज़िश्ता रात होने वाली वारदातों का सुराग लगाने के लिए मुकर्रर किया गया था। उनके पास कोई लाहे अमल नहीं था। ये बस उन दोनों आदमियों की तलाश में पूरे शहर में घूमते फिर रहे थे, जिन्होंने गुज़िश्ता रात उसके साथ बहुत ज्यादती की थी। वो उस रात स्वामी जी के मंदिर में उन दोनों को पकड़ने के लिए घुस गया था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि वो दोनों इस आसानी से उस पर काबू पा लेंगे। उनमें से एक ने उसे बेबस कर दिया था और दूसरे ने उसकी वर्दी उतार ली थी। फिर उनमें से एक उसकी वर्दी पहनकर भाग निकलने में कामयाब हो गया था, जबकि दूसरे ने फरार के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल किया था। और अब वो दोनों फिर इस शहर में आकर उधम मचा रहे थे। उन्होंने करमचंद की जिंदगी अजाब में डाल रखी थी। गाड़ी में बैठे बैठे शाम को पेट में दर्द सा महसूस हुआ। वो पहलू बदलने लगा। राजेंद्र चाय पीने के लिए होटल गया हुआ था। शाम को चाय की ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए वो गाड़ी में बैठा रह गया था और अब उसे बेचैनी होने लगी थी। उसने बेताब होकर इधर उधर देखा, फिर मिट्टी के एक ढेर के अकब में फारिग होने का इरादा कर लिया। वो गाड़ी से उतरकर मिट्टी के ढेर के पास आया। उसी वक्त किसी ने उसे आवाज दी, श्याम। श्याम ने बेसाख्ता आवाज देने वाले की तरफ मुड़कर देखा और उसी वक्त एक गोली ने उसकी पेशानी के दरमियान में एक सुराख बना दिया, जिससे खून उबलने लगा। श्याम के कत्ल के ठीक आधे घंटे बाद रघुनाथ उस आसिफ ज़दा मकान के तहखाने से बाहर आ गया। वो उन दोनों के सहारे आंखें बंद करके नहीं बैठ जाना चाहता था। वो दोनों ही अपनी बात के खरे मालूम होते थे। रघु ने अपनी जिंदगी आदमियों की फितरत का मुताला करते हुए गुजारी थी। वो जानता था कि किसका लहजा झूठा है और कौन सच बोलने की हिम्मत रखता है। उसने उन दोनों को देखते अंदाजा लगा लिया था कि ये दोनों अपनी बात के धनी मालूम होते हैं, लेकिन वो अपने तौर पर भी कुछ करने का फैसला कर चुका था। उसे अब तक बहुत डरा धमका कर रखा गया था। यही तासुर देने की कोशिश की गई थी जैसे उसके कमरे से बाहर मुसल्लह मुहाफिजों की पूरी फौज है। लेकिन अब उन दोनों ने उसे ये बता दिया था कि ये सब झूठ है। उसके लिए किसी को पहरे पर नहीं रखा गया। सुबह से वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए उस तहखाने से बाहर आने में कोई रुकावट नहीं हो सकती थी। वो तहखाने की सीढ़ियां चढ़ता हुआ खुले दरवाजे से बाहर आ गया। उन आदमियों की बात दुरुस्त साबित हुई। उसकी निगरानी के लिए किसी को भी मामूर नहीं किया गया था। अगर कोई होता तो अब तक उसके सामने आ जाता, लेकिन मकान से बाहर आने के बाद भी किसी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बाहर आने के बाद उसे मालूम हो गया कि उसे कहाँ रखा गया था। ये मकान उसका जाना पहचाना था। ये उसके शहर का ऐसा मकान था जो आसिफ ज़दा मशहूर था। करमचंद ने उस मकान का इंतखाब करके बड़ी होशियारी से काम लिया था। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा सकता था। कोई नहीं कह सकता था कि इस आसिफ ज़दा मकान के तहखाने में किसी को कैद रखा गया है। और करमचंद से ज़्यादा वो दोनों ही चालाक साबित हुए थे। उन्होंने इस मकान का इंतखाब करके अक्लमंदी दिखाई थी। उस वक्त दोपहर हो रही थी। बाहर वाली सड़क पर चहल पहल थी। गाड़ियां आ जा रही थी। लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। रघुनाथ को ये सब कुछ अजीब और अजनबी सा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद उसने आज़ादी महसूस की थी। ये आज़ादी उसके लिए ख्वाब बनकर रह गई थी। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली थी। अब वो आज़ाद हो चुका था और करमचंद से अपना हिसाब ले सकता था। उसका ख्याल था जब वो मकान से बाहर निकलेगा तो लोग उसके हुलिये को देखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, उसे पागल समझने लगेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। कम से कम अभी तक उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था और ना ही करमचंद के किसी आदमी ने उसे आकर रोका था। इसका मतलब ये था कि उसके लिए रास्ता साफ था। लेकिन सवाल यह था कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। जिस वक्त वो अपनी तंजीम का सरबराह था उस वक्त उसके पास सब कुछ था, दौलत भी और वसाइल भी। लेकिन जब से करमचंद ने उस पर काबू पाया था उस वक्त से उसके सब वसाइल खत्म हो गए थे। अब वो एक बेदस्तोपा इंसान की तरह रह गया था। उसके जो आदमी थे उन्होंने अपनी तमाम वफादारियां करमचंद से मंसूब कर ली थी। रघुनाथ इधर उधर देखने लगा। फिर उसे वो दोनों एक तरफ से आते दिखाई दिए। रघुनाथ के लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। वो उनके सामने नहीं जाना चाहता था। वो दोनों अगर उसे देख लेते तो दोबारा उसी मकान में ले जाते, क्योंकि उन दोनों ने अपने तौर पर करमचंद से निमटने का इरादा किया हुआ था। रघुनाथ उस मकान के सामने लगे हुए एक दरख्त की आड़ में छुप गया। इधर उधर आते जाते लोगों ने अभी तक उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। रघुनाथ को उन दोनों की दिलेरी पर हैरत होने लगी। उनको यह मालूम था कि उन्होंने करमचंद जैसे कीना परवर शख्स को अपना दुश्मन बना लिया है। इसके बावजूद वो बड़ी बेफिक्री के साथ शहर की सैरें करते फिर रहे थे। रघुनाथ दरख्त की आड़ में छुपा हुआ उनकी तरफ देखता रहा। उनमें से एक ने, जिसने अपना नाम अब्दुल बताया था, हाथ में थैला उठा रखा था। रघुनाथ के अंदाजे के मुताबिक उसमें खाने पीने की चीजें थी।
जबकि उसका साथी दावर खाली हाथ था। रघुनाथ को देखकर हैरत हुई कि वो दोनों उस मकान में नहीं दाखिल हुए, बल्कि उसके सामने से गुजरते चले गए। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब वो दोनों दूसरी गली में मुड़े तो उसकी समझ में आ गया। उस मकान की पुश्त पर एक मैदान था जिसमें झाड़ियां उगी हुई थी। रघु के ख्याल के मुताबिक वो दोनों उस मकान में अकबी तरफ से दीवार फांदकर अंदर दाखिल होने वाले थे। ये भी उनकी एहतियात पसंदी की दलील थी। अगर वो सामने से जाते तो यकीनन लोगों की निगाहों में आ जाते। रघुनाथ ने यह सोच लिया था कि उसे मदद हासिल करने के लिए किसी के पास जाना है। बगैर किसी की मदद के वो करमचंद पर हाथ नहीं डाल सकता था, और इस काम के लिए प्रकाश मेहरा से मुनासिब आदमी और कोई नहीं हो सकता था। रघु जानता था कि प्रकाश मेहरा करमचंद के साथ होते हुए भी उसका आदमी नहीं था। उसकी तमाम जिम्मेदारियां और हमदर्दियां रघुनाथ के साथ थीं। उसकी वजह यह थी कि रघुनाथ की बेटी उषा उससे मोहब्बत करती थी और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। ये ख्याल आती रघु के बदन में तवानाई की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें चमकने लगी। प्रकाश का घर सूरत रोड से ज्यादा फासले पर नहीं था। रघु को वो मकान मालूम था। उसने प्रकाश के मकान की तरफ चलना शुरू कर दिया। मकान के बैरूनी गेट पर कोई नहीं था, इसलिए उसे अंदर आने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, लेकिन बरामदे में उसे रोक लिया गया। वो दो आदमी थे जिन्होंने उसका रास्ता रोका था। रघु उन दोनों को नहीं पहचानता था। बाहर चलो, क्या मुंह उठा अंदर चले आ रहे हो? रघुनाथ ने उसे घूर कर देखा। वो एक लहीम शहीम आदमी था जिसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी और दाएं तरफ पेशानी पर किसी जख्म का निशान था। उसका साथी भी उसका हमउम्र था और मजबूत जिस्म का मालिक था। मुझे प्रकाश मेहरा से मिलना है। ओ, चलो बाहर चलो। उन्होंने रघु को धक्का दिया। रघु के बदन में खून सरसराने लगा। ये उसकी तौहीन थी। अबे देखता क्या है बे, जाता या नहीं? बात अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। रघुनाथ दाढ़ी वाले से लिपट गया। उसके अंदर सोया हुआ पुराना रघुनाथ जाग उठा था। उसने दाढ़ी वाले के गिर्द अपने दोनों बाजू हमाइल किए और उसी झटके में उसे अपने साथ लिए हुए इस तरह घूमा कि उसकी पुश्त दीवार से जा लगी, जबकि दाढ़ी वाला उसके सामने था। उसने अपना एक बाजू दाढ़ी वाले की गर्दन के गिर्द इस तरह डाला कि वो बेबस होकर रह गया। उसने उसकी गर्दन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दाढ़ी वाले की आंखें बाहर उबल आई। वो अपने हाथों पटकने लगा, जबकि दूसरा सटपटा कर रह गया था। जाओ, जाकर प्रकाश मेहरा को बुला कर लाओ, वरना मैं तुम्हारे साथी को जान से मार दूंगा। छोड़ दो इसे, वरना मैं गोली मार दूंगा। दूसरे ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। चलाओ गोली, तुम्हारी चलाई हर गोली तुम्हारे साथी के सीने में लगेगी। पिस्तौल वाला बेबसी से होंठ चबाने लगा। मैंने कहा ना अपने बॉस को बुलाओ, वरना मैं इसकी गर्दन एक झटके से तोड़ने वाला हूँ। उसने दाढ़ी वाले की गर्दन पर हाथों का दबाव बढ़ा दिया। वो शख्स अब इंतहाई कर्ब के आलम में अपने हाथ पांव मार रहा था। उसका साथी कुछ देर तक गुस्से से रघुनाथ को घूरता रहा, फिर वो अंदर चला गया। कुछ ही देर में प्रकाश मेहरा भी बाहर आ गया। वो भी अपने हाथ में एक पिस्तौल लेता आया था। कौन हो तुम? प्रकाश ने गुस्से से पूछा। वो पहली नजर में रघु को पहचान नहीं पाया था। फिर उसके होंठ खुले के खुले रह गए। आप? खबरदार, खामोश रहो। इसके साथ ही उसने दाढ़ी वाले की गर्दन छोड़ दी। हट जाओ तुम लोग, सब ठीक है, ये मेरे अपने आदमी हैं। प्रकाश ने उन दोनों से कहा। दाढ़ी वाला अपनी गर्दन मसलता हुआ बुरा सा मुंह बना एक तरफ चला गया। उसका साथी भी रघु को अजीब नजरों से देखता हुआ चला गया। बॉस साहब। प्रकाश लपक कर रघुनाथ के पास आ गया। उसने पिस्तौल जेब में डाल लिया था। हाँ, मैं बड़ी मुश्किलों से बचकर आया हूँ। आए, अंदर आ जाए। वो रघुनाथ को देखकर हैरान हुआ जा रहा था। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे देखकर परेशान हो गए हो। क्यों? नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हैरान हो रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरह, मेरा मतलब है कि इस तरह सामने आ जाएंगे। प्रकाश मेहरा रघुनाथ को ड्राइंग रूम में ले आया। रघु की निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। वो इस कमरे की आराइश का बगौर जायजा ले रहा था। फिर वो बड़े इत्मीनान के साथ एक सोफे पर बैठ गया। तुम खड़े क्यों हो? तुम भी बैठ जाओ। प्रकाश मेहरा उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया, ऐसे बैठा जैसे उसे धक्का देकर बिठाया हो। रघु की अचानक आमद ने उसे हवास बख्ता कर दिया था। मुझे तुमसे ऐसी कमजोरी की उम्मीद नहीं थी। रघुनाथ ने सख्त लहजे में कहा। मैं ये समझता था कि इस तंजीम में मेरे कुछ वफादार मौजूद हैं जो मुझ पर कोई आँच नहीं आने देंगे, लेकिन मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि तुम जैसे लोग भी हाथ पे हाथ धरकर बैठ गए। क्या तुम लोगों में करमचंद के खिलाफ कुछ करने की शक्ति नहीं रही? हमने बहुत कोशिश की बॉस, लेकिन करमचंद ने हवा ही नहीं लगने दी। हम तो ये समझते थे कि शायद तुम्हारे ख्याल में मुझे मार दिया गया था। क्यों? रघुनाथ घुर्राया। कुछ ऐसा ही तासुर दिया था बॉस उसने। वो बहुत गहरा आदमी है। उसने आपके मामले में हम में से किसी को अपने एतमाद में नहीं लिया था। शायद उसे डर था
कि हम जैसे कोई उसके खिलाफ कुछ कर ना बैठे। उसने बिल्कुल नए लोगों को लेकर आपके मकान पर हमला किया था। दूसरी सुबह में पता चला था कि आपके साथ ये सब कुछ हो चुका है। हाँ हाँ, याद है मुझे। रघुनाथ ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। पुरानी यादों ने उसके बदन पर लर्जा तारी कर दिया था। वो रात मुझे अच्छी तरह याद है। उस रात मैं अकेला था। उषा शाम को ही बंबई वापस चली गई थी। उसके जाने के बाद मुझे तन्हाई सताने लगी थी। पत्नी के मरने के बाद वही मेरा सहारा है। वो जब मेरे साथ होती थी तो मुझे दुनिया का कोई गम परेशान नहीं करता था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं उजाड़ हो जाता था। उस रात भी मुझे बेकरारी थी, इसलिए मैं देर तक जागता रहा। मैं अपने कमरे में रात गए तक टहलता रहा। मन बहलाने को शराब भी पी, लेकिन ना जाने क्यों घबराहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ ना कुछ होने वाला है। ये इंसान का दिल भी बहुत अजीब होता है मेहरा। उसे आने वाले दुर्घटना का इदराक हो जाता है, लेकिन फिर वो गफलत में मुब्तला हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने महसूस तो कर लिया था, लेकिन अपने बचाव के लिए मैंने कुछ नहीं किया। बस उषा की यादों में खोया रहा। हाँ, उषा कैसी है? कहाँ है वो उषा? वो बम्बई में ही है बॉस। उसको इस दुर्घटना की खबर मिल गई थी। वो पुणे आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे यहाँ आने से रोक दिया। उसके लिए मैंने कहीं और रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया है। वो बहुत आराम से है। मैं कभी कभार जाकर उससे मिल लेता हूँ, लेकिन ये बात करमचंद को मालूम नहीं। बस कुछ दिनों के बाद तुम्हें चोरी छुपे उससे मिलने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने एक फैसला कर लिया है। प्रकाश मेहरा बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। फिर उस रात मेरे घर पर हमला हो गया। ना जाने कितने लोग मेरे घर में घुस आए। उन्होंने मेरे मुहाफिजों को हलाक कर दिया, मेरे घर में आग लगा दी और मुझे बेबस करके गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने इस तरह घेर लिया था कि मैं अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल सका। मुझ पर अनगिनत बंदूकें उठी हुई थीं। उन लोगों की आंखों से बेरहमी आया थी। वो मुझे बेबस देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मुझे मालूम था कि उस वक्त मैंने अगर ज़रा सी भी मज़ाहमत की तो मुझे छेद कर रख दिया जाएगा। मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानता था। वो सब अजनबी चेहरे थे। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों किया गया है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी दिलेरी से मुझे उजाड़ कर रख दिया है? ये सब मुझसे क्या चाहते हैं? वो सब नए लोग थे बॉस। करमचंद ने उन लोगों को दूसरे शहरों से बुलवाया था। किसी मकामी आदमी को इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो आप पर हाथ डालने का विचार भी मन में ला सके। उसने इस सिलसिले में बड़ी राजदारी और होशियारी से काम किया था। हाँ, मुझे उस समय तक कुछ भी मालूम नहीं था। मैं उन लोगों से पूछता ही रहा, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मार पीट कर ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया गया। फिर मुझे एक मकान में ले जाया गया और वहाँ से मुझ पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू किया गया। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि यह सब कुछ करमचंद का किया धरा है। उसने मुझे हटा तो दिया था, लेकिन वो मुझे मार नहीं सका, बल्कि वो मुझे उस समय तक मारना नहीं चाहता था जब तक मैं 1 करोड़ रुपयों का सुराग अपने सीने में छुपाए हुए था। बस ये समझ लो कि वो रुपए ही मेरी जीवन की अलामत बन गए। वो मुझ पर तशद्दुद तो करता, लेकिन उसने मुझे हलाक नहीं करवाया। वो चाहता था कि मैं वो रुपए उसके हवाले कर दूं, लेकिन मैं ये जानता था कि जिस दिन भी मैंने ऐसा किया वो मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। ये आपने बहुत अच्छा किया बॉस। शायद इसीलिए आपको जीवित रखा गया है। हाँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि करमचंद को उन रुपयों के बारे में पता कैसे चला। उसे किसने बताया कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम मौजूद है? उस तंजीम में हर किस्म के लोग मौजूद है बॉस। कौन सोच सकता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो उसका दोस्त है या दुश्मन? कोई नहीं जानता। आप खुद ही बताएं, क्या कभी आपने सोचा था कि करमचंद आपसे धोखा कर जाएगा? हो सकता है इस तरह का कोई और भी आदमी ऐसा हो जिसने आपके रुपयों के बारे में उसे सब कुछ बता दिया हो। जाहिर है, इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है? तुम ये बताओ कि मेरे बाद यहाँ क्या गुजरी? बहुत खूब। रघुनाथ हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज कर रह गई। प्रकाश उसकी हंसी को सुनकर कांप उठा था। मैं आपके नहाने धोने और दूसरे लिबास का बंदोबस्त करता हूँ। अभी नहीं। रघुनाथ ने उसे हाथ के इशारे से मना किया। मेरे जिस्म का ये मैल करमचंद के खून से ही धुलेगा। मैं उस समय तक अपना लिबास तब्दील नहीं करूंगा जब तक उसके जिस्म की धज्जियां ना बिखेर दूं। और इस सिलसिले में तुम मेरा साथ दोगे मेहरा? मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं क्यों नहीं? मैं ज़रूर साथ दूंगा। मैं साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन साथ देगा? मुझे तुम पर विश्वास था। रघुनाथ ने मेज़ पर पहले अपने पाँव समेट लिए। और मैंने फैसला कर लिया है कि करमचंद की मौत के बाद मैं उषा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तुमने इसके लिए बहुत इंतज़ार किया है। ना जाने अब वो कैसी हो गई होगी। 5 वर्ष हो गए उसे देखे हुए। ये 5 वर्ष कम नहीं होते प्रकाश। इसमें मौसम बदल जाते हैं, जोग्राफियाई तब्दीलियाँ हो जाती हैं, ज़िंदगी बहुत आगे निकल जाती है।
मुझे एहसास है बॉस, आप उषा के लिए चिंता ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। जब मैं उसके सामने पहुंचूंगा तो वो मुझे देखकर हैरान रह जाएगी, बहुत शिकायत करेगी मुझसे। वो मुझसे कहेगी कि डैडी, आप तो मेरे बगैर तनहा नहीं रह सकते थे, फिर आपने मेरे बगैर 5 वर्ष कैसे गुजार दिए। रघुनाथ ने खामोश होकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर सोफे की पुष्ट से लगा लिया। शायद उसके तस्वुर में उषा चली आई थी। आपने ये तो बताया नहीं बॉस कि आप करमचंद की कैद से किस तरह आजाद हुए। प्रकाश मेहरा ने कुछ देर के बाद पूछा। हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं। मुझे गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक ऐसे मकान में रखा गया था जो आसिफ ज़्यादा मशहूर है। ये मकान सूरत रोड पर वाक़ है। उस मकान की तरफ कोई नहीं जाया करता। लोगों में उस मकान के मुताल्लिक बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। मैं समझ गया बॉस, मैं उस मकान को जानता हूँ, पर मैं सोच भी नहीं सकता था कि करमचंद ने आपको वहाँ रखा होगा। मैं पहले कहीं और था। मुझे 2 दिन पहले उस मकान में मुंतकिल किया गया था। मैंने वहाँ एक मुहाफिज को हलाक कर दिया था, लेकिन तहखाने से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर सका था, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि ऊपर पहरेदार मौजूद है। फिर 2 आदमी न जाने किस तरह उस तहखाने में चले आए। कौन से 2 आदमी? क्या वो करमचंद के आदमी थे? प्रकाश ने चौंक कर पूछा। नहीं, वो करमचंद के दुश्मन हैं। उनमें से एक का नाम दावर और दूसरे का नाम अब्दुल है। क्या क्या कह रहे हो बॉस? वो दोनों? क्या तुम उन दोनों से वाकिफ हो? रघुनाथ ने अपनी आंखें प्रकाश पर जमा दी। बहुत अच्छी तरह बॉस, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन उनसे वाकिफ हूँ। उन दोनों ने एक ही रात में करमचंद को तबाह करके रख दिया है। सिर्फ उन दोनों ने करमचंद को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना नुकसान पूरा शहर मिलकर भी उसको नहीं पहुंचा सकता। करमचंद ने उनकी तलाश में पूरे शहर को छान मारा, लेकिन वो दोनों उसके हाथ नहीं आ सके। हाँ, वो दोनों बहुत जियाले मालूम होते हैं। उन्होंने मुझे भी यही बताया था। उनमें से दावर बहुत खतरनाक, ज़हीन और हैरत अंगेज हद तक ताकतवर आदमी मालूम होता है। मैंने उससे ज़्यादा मुतमईन आदमी आज तक नहीं देखा। आप ठीक कहते हैं बॉस, उन्होंने कल रात मेरा जुआ खाना भी तबाह कर दिया। हर तरफ तबाही फैला दी है। करमचंद को ऐसे दुश्मनों से कभी वास्ता नहीं पड़ा होगा। काश के वो दोनों मेरे साथ होते, फिर मैं करमचंद का पासा पलट के रख देता। आज रात करमचंद से उन दोनों की मुलाकात होने वाली है। क्या? रघुनाथ चौंक पड़ा। क्या वो दोनों करमचंद से मिलने वाले? पर यह कैसे हो सकता है? ये ऑफर करमचंद की ही थी। वो उन दोनों से कुछ ज्यादा ही डर गया है। मुलाकात की शर्त यह कि दोनों तरफ से एक एक आदमी साथ होगा। दावर के साथ जाहिर है उसका साथी अब्दुल होगा, और करमचंद की तरफ से मैं रहूंगा। मैं ही करमचंद की गाड़ी चलाकर लेकर जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने। रघुनाथ खुश हो गया। मेरे लिए करमचंद पर काबू पाने का यह बहुत अच्छा मौका होगा। मैं नहीं चाहता कि वो दावर इस मामले में पहल कर जाए। उन दोनों की मुलाकात के समय मैं भी रहना चाहता हूँ वहाँ। पर यह कैसे हो सकता है बॉस? उनकी मुलाकात तो एक वीराने में होगी। आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? मैं पहुँच सकता हूँ, और मेरे पहुँचने की तरकीब ये होगी कि तुम मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर चलोगे। मैं आपको कैसे गाड़ी में लेकर चलूंगा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, करमचंद किसकी गाड़ी पर जाएगा? मेरी गाड़ी पर। यह तो और भी अच्छा है। तुम मुझे अपनी गाड़ी की डिक्की में छुपा कर ले चलोगे, और जब दावर से करमचंद की मुलाकात खत्म हो चुकी होगी, उस समय मैं डिक्की से निकलकर करमचंद से अपना मामला तय कर लूंगा। समझे? प्रकाश कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है बॉस, ऐसा ही होगा। वो गाड़ी मेरे पास ही मौजूद है। करमचंद को पता भी नहीं चलेगा कि डिक्की में कौन छुपा हुआ है। बहुत खूब। और हाँ, मुझे एक अदद पिस्तौल की जरूरत पड़ेगी। रघुनाथ ने मुस्कुरा कर कहा।